नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे छोरे और छोरियां सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी एक बीमारी चल रही है जिसे कह रहे हैं आई फ्लू। हमारी सरल भाषा में कहते हैं तो आंखों का इन्फेक्शन हो जाना अभी काफ़ी चल रही है। उम्मीद है आप लोग इससे बचे होंगे। अगर नहीं बचे हैं तो भैया सावधानी रखें और फिर से अपने शरीर पर फोकस करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 2022 की मुख्य परीक्षा है, जो मेंस एग्जामिनेशन है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हम आज पेपर 1 के टॉपिक पर बात करेंगे। इसके पहले काफ़ी लंबे अरसे पहले, लगभग 1 महीने पहले मैंने एक टॉपिक लिया था और अब फिर से हम चालू हैं उस चीज़ को लेकर के प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में आता है कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय समाज पर, ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ये आप देखेंगे तो आपके सिलेबस के पेपर नंबर 1 का एक टॉपिक है। और मुझे लगता है कि कई सारे बच्चों को इस टॉपिक का कंटेंट समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें इसमें क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो हम इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उपनिवेशवाद था, यानी कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। दोनों चीजें हमको पता होना चाहिए। हो सकता है एमपीपीएससी ये पूछ ले कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करिए, क्योंकि उपनिवेश जब भारत स्थापित हुआ, यानी ब्रिटेन के जब हम कॉलोनी बने, तो उस समय पर भारत की राजनीतिक स्थिति या भारत की आर्थिक स्थिति कुछ अलग थी। मगर जब हम उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, यानी 1947 में, तब हम पूरी तरह से एक गरीब मुल्क थे। यानी कि अंग्रेजों ने जब शासन प्रारंभ किया तब हम एक सोने की चिड़िया थे, मगर जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए तो हम एक गरीब देश थे, एक भूखे देश थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के पैमानों पर हमारी गिनती दुनिया के सबसे कमजोर मुल्कों में होती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इन 200 साल के उपनिवेश में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंगाल हो गई। ये समझने के लिए आप इस चैनल के मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेगमेंट में जाइए और वहाँ एक टॉपिक है उपनिवेशवाद, उसको आप समझ लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल से चीज़ें समझाई हैं। इस क्लास में हम सिर्फ उपनिवेशवाद के प्रभावों पर बात करेंगे या ब्रिटिश शासन के प्रभावों पर बात करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार के आर्थिक प्रभाव जो रहे भारत में, उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझें कि जब हम आर्थिक प्रभावों की बात करें तो हम सबसे पहले बात करें नकारात्मक प्रभाव की, ठीक। यानी नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो जब मैं नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो सबसे पहला प्रभाव जो आपके सामने आता है कि हमारे जो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, जहां भारत के लोग गांव में रहते हुए गांव के लोग अपने हाथों से चीजें बनाते थे, रोजमर्रा की चीजें हों, दैनिक उपभोग की चीजें हों, तो वो हस्तशिल्प उद्योग, वो क्या हो गया, उसका पतन हो गया। यानी कि जो पहला इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि हमारे जो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग थे
उन उद्योगों का पूरी तरह से पतन हो गया। ये इसका पहला प्रभाव पड़ा। और आप इस चीज को समझेंगे कि ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने या उनकी सरकार ने, क्योंकि वो लोग इतना ही चाहते थे कि भारत के लोग किसी भी प्रकार से स्वयं का उत्पादन ना करें, वस्तुओं का उत्पादन ना करें, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत सिर्फ उनके लिए एक बाजार बने। तो पहला नकारात्मक प्रभाव जो आपको पड़ा है वो यही पड़ा है। और अंग्रेजों ने ना भारत का कभी आधुनिक औद्योगिकरण होने भी नहीं दिया, क्योंकि अगर भारत का आधुनिक औद्योगिकरण हो जाता तो हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे बनते, हम भी फिर अधिकारों की बात करते। और औद्योगिकरण हो जाने से भारत की जनता के पास रोजगार होता, और रोजगार हो जाता तो भी जनता आर्थिक रूप से सक्षम बनती। इसके अलावा एक चीज यहां समझने की है कि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी ये कोशिश ही नहीं की कि भारत की जनता का विकास भी उस प्रकार से हो जिस प्रकार ब्रिटेन की जनता का विकास होता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां कुछ इस प्रकार थी कि भारत के लोगों को कहीं से भी आर्थिक तरक्की न मिले, अदरवाइज ये हमारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ये आप उपनिवेशवाद की परिभाषा में ही समझते हैं। दूसरा एक जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो किसानों पर पड़ा। किसान क्योंकि उस समय पर भू राजस्व देने वाला सबसे बड़ा वर्ग था, अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की: रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। इनसे से अधिक भू राजस्व वसूला गया। किसानों के पास कोई भी अधिशेष पूंजी नहीं बची। अगर अधिशेष पूंजी बचती तो वो लोग निवेश करते, और ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे कि निवेश किया जाए भारत में। ब्रिटिश सरकार ने भी हमारे कृषि के क्षेत्र में कोई निवेश नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सिर्फ किसानों से टैक्स लेना चाहती थी, बदले में देना कुछ नहीं चाहती थी। तीसरा एक जो प्रभाव पड़ा आर्थिक रूप से, वो ब्रिटिश राज के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ अर्थव्यवस्था बनकर रह गई, या हम कहें कि पिछलग्गू अर्थव्यवस्था बन के रह गई। अधीनस्थ अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यहां यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऑटोनोमस न रहे, स्वतंत्र न रहे। भारत के व्यापार पर नियंत्रण किया। भारत में वही वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाएगा जो ब्रिटिश सरकार जिसकी परमिशन दे। भारत में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का भारत से निर्यात किया जाएगा जिन वस्तुओं की ब्रिटेन की उद्योगों में मांग है, कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। और भारत में उन्हीं चीजों का आयात किया जाएगा जो ब्रिटेन के उद्योगों में बनते हैं। और भारत को बाजार के रूप में विकसित करना इनका उद्देश्य था। तो यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की नीतियों की वजह से ब्रिटेन की पिछलग्गू अर्थव्यवस्था बन गई, उस पर निर्भर हो गई। एक प्रभाव ये पड़ा कि भारत में ब्रिटेन की तरफ से लगातार धन का निर्गमन हुआ। और ये चीज अगर आपको समझना है तो जो धन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, उस सिद्धांत के बारे में मैंने लेक्चर लिया है आधुनिक भारत में, आप उसमें देख सकते हैं। धन का निर्गमन ये एक प्रभाव पड़ा ब्रिटिश सरकार का। भारत से लगातार हमारा जो धन है, हमारी जो पूंजी है, वो ब्रिटेन की तरफ ट्रांसफर होती चली गई। चाहे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स के माध्यम से हो, चाहे ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय राजा रजवाड़ों के द्वारा दिए गए घूस या गिफ्ट के माध्यम से हो, भारतीय संसाधनों की लूट हो, ये सब हमारा जो धन था वो कहां जा रहा है?
ब्रिटेन की तरफ जाना है। तो धन का जो निर्गमन हो रहा था वो ब्रिटिश की तरफ हो रहा था। इस निर्गमन की वजह से भारत में पूंजी की कमी हो गई। जब देश में पूंजी ही नहीं बची, जब देश में पूंजी ही नहीं बची तो निवेश कहां से किया जाएगा? आप ही सोचिए ना कि यदि सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट करे और उठा करके वो किसी दूसरे देश में भेज दे, तो आपकी अर्थव्यवस्था में पूंजी रहेगी नहीं। जब पूंजी नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, नए उद्योग नहीं लगेंगे, नए उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने यही किया। उसने सोचा कि भारतीयों को गरीब बनाकर रखा जाना जरूरी है। अब हुआ ये, उद्योग व्यापार इन सब का पिछड़ापन आ गया। आज भाई आप देखो कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वो अपने जो टैक्स को कलेक्ट करती है उसे वापस जनता के बीच में ही लगाती है। उसी को बजट कहते हैं ना। बजट का तरीका वही होता है। तो सरकार वापस वो पूंजी कहाँ लगाती है? जो टैक्स कलेक्ट किया वो जनता में रोड बनाएगी, मनरेगा में पैसा देगी, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, कहीं भी करेगी, वो पैसा वापस लोगों के पास आता है और उससे फिर पूंजी से फिर हमारी नई पूंजी जनरेट हो जाती है। मगर सरकार पैसा इकट्ठा करे और भेज दे बाहर, तब अर्थव्यवस्था में पूंजी ही नहीं बचेगी। अंग्रेजों के धन के निर्गमन के कारण, उनकी नीतियों के कारण पूंजी का अभाव हो गया भारत में और सारी की सारी पूंजी चली गई ब्रिटिश की तरफ। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ापन आ गया, गरीबी आ गई। और मुगल लोगों की तुलना में ये बहुत भ्रष्ट हैं, खराब हैं। मुगलों ने भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत से राजस्व वसूल किया, मगर उसका इस्तेमाल वो अलग अलग माध्यम से भारत में ही करते थे, क्योंकि वो अपने मूल देश इसी को मानते थे, इसी पर शासन करते थे। जबकि अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि हमारा जो मूल देश है वो है ब्रिटेन। उन्होंने कभी भारत को अपना देश माना ही नहीं, ना यहाँ की जनता को अपनी आवाम माना। इसीलिए वो यहाँ से लूट करके सब चीजें कहाँ ले जाते थे? अपने घर। वैसे ही जैसे कोई व्यापारी अपने घर से निकलता है, किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर व्यापार करता है और वहां से पूंजी लेकर वापस अपने घर आ जाता है, बस ऐसी ही अवधारणा, ऐसी ही नीति अंग्रेजों की रही। ब्रिटेन की तरफ से एक और प्रभाव पड़ा हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था पर, उनकी शासन का, उनकी नीतियों का, और वो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपने फायदे के लिए एक रेलवे नेटवर्क का निर्माण करना। ये ब्रिटिश शासन का एक आर्थिक प्रभाव है, वो है रेलवे नेटवर्क का निर्माण करना। लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ, है ना। अब रेलवे नेटवर्क का जब निर्माण किया, उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम भारतीयों को लाभ देना चाहते हैं, भारतीय जनता को फायदा होगा इससे। परंतु यार बच्चा, एक चीज समझना छोरे और छोरियां, कि अंग्रेज लोग कोई अपने को फायदा वायदा नहीं दे रहे थे भैया। अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि भारतीय संसाधनों का शोषण किया जाए। और ये बात भी समझना हो तो आधुनिक भारत के लेक्चर में आप देख लीजिएगा, वो क्या चाहते थे कि भारतीय संसाधनों का दोहन किया जाए। हमारे आर्थिक संसाधन बंदरगाहों तक पहुंचाए जाते थे ट्रेन के माध्यम से, और वहां से फिर ब्रिटेन। तो रेलवे नेटवर्क के द्वारा भी भारत का क्या हुआ? शोषण हुआ। उनकी ऐसी नीतियां थी, संसाधनों का शोषण, ये उनकी आर्थिक नीति का मुख्य एजेंडा था, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव एक पड़ा कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण, और इस कृषि के वाणिज्यीकरण की वजह से, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, इसकी वजह से भारत में उन फसलों का उत्पादन किया गया जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते थे। इससे भारत में अकाल की समस्या बढ़ गई, लोगों को खाने को नहीं मिला, क्योंकि खाद्यान्न फसल अब उत्पादित नहीं होते थे। अब क्या उत्पादित हो रहा था? सिर्फ वो फसलें जो रॉ मटेरियल के तौर पर काम आए ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में। तो इनकी आर्थिक नीतियों का ये
एक नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। मगर क्या ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिर्फ सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव ही रहे? क्या उनकी आर्थिक नीतियों के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं? आर्थिक नीतियों के तो बच्चा हम कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक नीतियों से भारत को कुछ फायदा भी हुआ, और सबसे पहला और बड़ा फायदा जो हुआ वो ये कि इन्होंने नकदी के प्रचलन को बढ़ावा दिया। नकदी के प्रचलन को बढ़ावा मिला। अब क्या हुआ कि जब आपके समाज में या आपकी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। और यहां भारत में यही हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो हुई कि विकास को बढ़ावा जो दिया गया वो नकदी के प्रचलन ने दिया। इन्होंने कैश चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया और ये सकारात्मक रहा। इनका एक और सकारात्मक पहलू ये रहा कि इन्होंने गांवों से शहरों का जुड़ाव प्रारंभ हुआ। जैसे इन्होंने क्या किया, रेलवे के माध्यम से या रोड के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने गांव को शहर की मंडियों से जोड़ा, देश भर के बाजारों का एकीकरण किया। एकीकृत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक होता है कि गांव और शहर आपस में आर्थिक रूप से जुड़ें, और ये काम किया ब्रिटिश सरकार की इस नीति ने, क्योंकि संसाधनों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से हमारे गांव की लोग शहर की मंडियों से जुड़े और एकीकृत अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, उन्होंने नई रेलवे लाइन बिछाई, भले अपने फायदे के लिए बिछाई, डाक व्यवस्था स्थापित की, तार व्यवस्था स्थापित की, आधुनिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको सेटअप किया। इन सब का विकास हुआ और भारत के लोगों में एक सकारात्मक परिवर्तन रेलवे के विकास से आया। देश के एकीकरण में रेलवे ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत में नई नई फसलों की शुरुआत भी इन्होंने ही की। उनकी नीतियों के माध्यम से एक प्रभाव ये पड़ा कि भारत में नई नई फसलों का आगमन हुआ, जैसे चाय, वे चाय की खेती, रबड़ की खेती है ना, खनन उद्योग हमारे यहाँ, बीमा उद्योग इन्होंने प्रारंभ किया, बैंकिंग सेक्टर को आधुनिकीकरण इन्होंने किया, कोयला, लोहा, जहाजरानी आदि उद्योगों का विकास इन्होंने अपने लाभ के लिए किया, पर उससे परिचित हम भारतीय भी हो गए। यानी ये कुछ आर्थिक सकारात्मक प्रभाव थे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत पर, या ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है बच्चा, तो दोस्तों ये एक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव था। अगले सेशन में हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर हम बात करेंगे। तो भैया किसी को कोई डाउट हो तो हमारे नंबर हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या हो। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तरक्की करते रहिए भैया सब लोग।